हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये देश का सबसे बड़ा बैंक है। पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो मतलब जो सरकार चला रहा है उस बैंक में अगर बात करें तो सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर का बात करें तो सबसे ऊपर आता है एचडीएफसी, जो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा नहीं, लगभग डबल साइज़ का है एसबीआई से। तो इसका अगर मार्केट कैप का, सबसे पहले हम चेक करते हैं मार्केट कैप। इसका मार्केट कैप है 4.5 लाख करोड़ के आसपास और इसका स्टॉक्स पी है अराउंड 80। सरकारी कंपनी का, जो भी आप पब्लिक सेक्टर कंपनी देखिएगा जो सरकार रन करता है, मोस्टली उसका आपको स्टॉक्स भी बहुत कम दिखेगा। अगर आप सेम चीज़ कंपेयर कीजिएगा प्राइवेट से, किसी भी प्राइवेट कंपनी से, वो रिटर्न सेम दे रहा होगा, भले थोड़ा सा बेहतर ही क्यों ना दे रहा होगा, लेकिन उसका स्टॉक्स भी एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट से कम रहता है। ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि अभी ये कम पे मिल रहा है तो बाद में कभी बढ़ जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा भी नहीं होता है। ये हमेशा बार्गेन पे ही चलते रहता है। तो इसका अगर स्टॉक्स पी का बात करें तो 18 के आसपास है और अगर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो ये है 8.21, जो कि ठीक ठाक मुझे नंबर लगता है। 8 उतना कुछ खास नंबर नहीं, अराउंड 15 के आसपास रहता है तो मैं कंसीडर करता हूँ काफ़ी अच्छा नंबर। खैर, ये तो था थोड़ा बहुत डेटा। अब हम चेक करते हैं कंपनी के बारे में थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट है। ऐसे पॉजिटिव पॉइंट तो यहाँ कुछ दिया नहीं। हम बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट का कि कंपनी का सबसे पहला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी हाई है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ पिछला कुछ सालों में, लास्ट 5 साल में लगभग 5% के आसपास बढ़ा है और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कम है, अराउंड 5% के आसपास है एवरेज। और कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है कंपनी का। और अदर इनकम, कंपनी को अदर इनकम बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा अच्छा असर दिख रहा है उसका। लेकिन हम कंसिडर करते हैं कि अदर इनकम से कंपनी को, कोई भी कंपनी हो, प्रॉफिट कम होना चाहिए, क्योंकि अदर इनकम से प्रॉफिट बिजनेस के अलावा इनकम होता है वो। तो हम कंसिडर करते हैं कि कोई भी कंपनी तभी अच्छा कंपनी है जब उसको अपना बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तब। खैर, ये तो था नेगेटिव पॉइंट। खैर, पॉजिटिव पॉइंट यहाँ कुछ दिया नहीं है तो मैं यहाँ कुछ डिस्कस नहीं करने वाला। अब बात करते हैं इसका कॉम्पिटिटर का। अगर कॉम्पिटिटर का बात करें तो अगर प्राइवेट सेक्टर से अगर कंपटीशन का बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में 4-5 बैंक है। जैसे सबसे पहला है एचडीएफसी, यस बैंक हुआ, यस बैंक तो भी खैर ठीक नहीं है, एचडीएफसी होगा, आईसीआईसीआई होगा, एक्सिस होगा। ये सब कंपनी है जो एसबीआई को डायरेक्ट कंपटीशन दे रहा है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर का, ये हुआ प्राइवेट सेक्टर का। पब्लिक सेक्टर का बात करें तो कोई कंपनी नहीं है जो एसबीआई को टक्कर दे रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा कंपनी है। और अगर आप इसका कंपनी का चलने का रफ्तार भी देखिएगा, लोन देने का देखिएगा, तो सब चीज़ में ये हर कंपनी, जो भी पब्लिक कंपनी उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो ओवरऑल देखने से पता चलता है कि कंपटीशन पब्लिक सेक्टर में है ही नहीं और कंपटीशन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब तो सरकार ऑन कर रहा है पब्लिक में और एक दूसरे से कॉम्पीट करना कोई खास फ़ायदा नहीं, क्योंकि पैसा फाइनली सरकार के पास जाने वाला है। तो इससे आपस में कॉम्पीट करके कोई ज़्यादा खास फ़ायदा होने नहीं वाला है। तो यहाँ पे हमको देख के पता चलता है कि इसका कोई कॉम्पिटिटर है नहीं एसबीआई का। अब बात करते हैं कैसा परफॉर्म कर रहा है सेल्स। अगर सेल्स का बात करें तो लास्ट 12 क्वार्टर का हम देखते हैं तो 61,000 करोड़ के आसपास था सितंबर 2018 में इसका रेवेन्यू, जो बढ़ के हो गया 68,000 करोड़ के आसपास। थोड़ा सा अप होकर डाउन हो गया, ऐसे चलता है, थोड़ा सा मूवमेंट इसका इसी तरीके से रहता है। तो यहाँ से देख के पता चलता है कि ट्रेंड जो है थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि क्या कंपनी जो काम कर रहा है उससे प्रॉफिट जनरेट कर रहा है कि नहीं, अपना कोर बिजनेस से जनरेट कर रहा है कि नहीं। उसके लिए हमको देखना होगा फाइनेंसिंग प्रॉफिट। जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से काम कर रहा है उससे इसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कंटिन्यूस नेगेटिव में है, मतलब कंपनी को लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट कहाँ हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को अदर इनकम से। सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगा आईसीआईसीआई का कंडीशन में। लेकिन अगर आप एचडीएफसी का देखिएगा तो आपको वहाँ नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा दिखेगा, एक अच्छा नंबर दिखेगा फाइनेंसिंग प्रॉफिट। तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी काफ़ी अच्छे तरीके से अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को कर रहा है, जबकि एसबीआई का अगर बात करें तो उसका फाइनेंसिंग प्रॉफिट नेगेटिव में है, जो कि बहुत ख़राब मैं नंबर कंसीडर करूँगा किसी भी कंपनी के रेस्पेक्ट में। तो ओवरऑल अगर प्रॉफिट का बात करें जिसमें अदर इनकम ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से इसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट हो जाता है, जो कि इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो अदर इनकम से हो रहा है। तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ सकता है कि अदर इनकम है क्या चीज़, क्योंकि सारा जो प्रॉफिट दे रहा है वो अदर इनकम दे रहा है, तो हमको वो जानना जरूरी है कि अदर इनकम में है क्या चीज़। फिर ये तो था बैलेंस शीट क्वार्टरली का। हम चेक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनुअली का अगर बात करें तो रेवेन्यू 2010 मार्च में था 1 लाख करोड़ के आसपास, जो बढ़ के हो गया लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास, 2.8 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो यहाँ से देख के पता चलता है कि कंपनी का सेल्स कंटिन्यूस इंक्रीजिंग ट्रेंड में है और कभी डिप हुआ नहीं है। और अगर बात किया जाए इसका सेल्स का इतना बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि सरकार हमेशा प्रमोट करता है एसबीआई को हर चीज़ के लिए, चाहे लोन देना हो, चाहे अकाउंट खुलवाना हो। ज़्यादातर के लिए एसबीआई को ही ज़्यादा प्रीफर किया जाता है पीपल के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से इसको इतना प्रॉफिट हो रहा है, सेल्स जनरेट हो रहा है। अगर सेल्स के बाद अगर फाइनेंसिंग प्रॉफिट का बात करें कि क्या अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कंपनी को प्रॉफिट जनरेट हो रहा है कि नहीं, तो अगर ईयरली ईयर का भी हम देखें, मतलब साल दर साल का भी देखें, तो मार्च 2010 से लेके अगर
मार्च 2021 तक का देखिए तो कंटिन्यूसली नेगेटिव में है। जितना बड़ा होते जा रहा है उतना इसका नेगेटिव नंबर बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ से देख के ये पता चलता है कि अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कंपनी को कोई खास प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो अदर इनकम से हो रहा है। तो यहाँ पे आपको जाके चेक करना पड़ेगा कि अदर इनकम है क्या चीज़ जिसकी वजह से इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी को प्रॉफिट तो हो रहा है, उसका ट्रेंड पॉजिटिव में है। मतलब 11,000 करोड़ था 2010 में प्रॉफिट, जो अभी बढ़ के हो गया 22,000 करोड़ के आसपास। मतलब सेल्स इंक्रीज़ किया है कंपनी का लगभग 3 टाइम्स, और प्रॉफिट इंक्रीज़ किया है लगभग 2 टाइम्स। मतलब मार्जिन का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। और ये हुआ इसीलिए क्योंकि जो प्राइवेट बैंक है जैसे कि HDFC हुआ या एक्सिस हुआ, ICICI हुआ, कोटक महिंद्रा हुआ, ये सब बैंक काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और बहुत सारा छोटा छोटा बैंक भी है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा इम्पैक्ट हो रहा है मार्जिन में, यहाँ देखने से पता चलता है। खैर ये तो था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। अब हम चेक करते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। अगर कंपनी का लास्ट 10 साल का सेल्स ग्रोथ का बात करें तो अराउंड 9% था, लास्ट 5 साल का 7%, और 3 साल का 5% था लास्ट 5 साल का, और लास्ट 3 साल का 7%। यहाँ से देख के पता चलता है कि कंपनी का जो ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट था वो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड हुआ है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ का बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 10 साल में 7% था। वहीं अगर 5 साल का बात करें तो 12%, और 3 साल का बात करें तो 89%। है बिकॉज ऑफ कोविड के वजह से हुआ, और एक बार बीच में बहुत ज़्यादा ड्रॉप भी हो गया था कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 2018 और 19 के आसपास, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज नंबर दिख रहा है आपको 89%। ये 89% आपको इसीलिए ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि नेगेटिव का थोड़ा पॉजिटिव फिर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरा ट्रेंड से अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो उतना कुछ खास इंक्रीज़ हुआ नहीं है प्रॉफिट ग्रोथ में। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी एक 5 to 6% के आसपास रहता है, जो उतना कुछ खास नंबर मैं कंसीडर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 15% के आसपास हो या लगभग 20% के आसपास हो तो बहुत अच्छा नंबर मैं कंसीडर करूँगा। अगर 20 से ज़्यादा है तो मैं काफ़ी अच्छा ऐसे भी कंसीडर करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसमें फर्दर चेक करना पड़ता है कि रीज़न क्या है। रिटर्न ऑन इक्विटी का डायरेक्टली कंसीडर करना ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सही हो। ये तो था ओवरऑल कंपनी का डेटा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कैश फ्लो के बारे में। अगर कंपनी के कैश फ्लो का बात करें तो कंपनी अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से अच्छे से जो पैसा है वो निकाल पा रहा है। यहाँ से देखने से आपको पता चलेगा कि मार्च 2010 में पैसा नहीं निकाल पाया, 12 में भी नहीं निकाल पाया, फिर 18 में भी पैसा नहीं निकाल पाया। लेकिन ओवरऑल अगर टोटल किया जाए तो कंपनी अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से मतलब काम करके जो प्रॉफिट हुआ उसको कैश में कन्वर्ट कर पा रहा है। और यूज कहाँ कर रहा है? कंपनी का इन्वेस्टिंग कुछ है नहीं ज़्यादा, जो भी है तो रेंट लेके सारा जगह लगभग अपना जो बैंक खुला हुआ सब जगह लगभग रेंट लेके है। तो इसका जो मेजर इन्वेस्टिंग होता है वो कंप्यूटर, बेंच, ये सब होता है, कैमरा, AC वेसी, ATM, ये सब में ज़्यादा इन्वेस्टिंग का है तो जो ज़्यादा खर्च होता नहीं। ज़्यादा खर्च होता है इसका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, क्योंकि वो वहाँ से सारा पैसा उठाता है और आपको दिखेगा कि वहाँ से वो जो सारा पैसा उठाता है उसी में ये सारा पैसा फिर देता है वापस, जिसकी वजह से इसका जो सारा मूवमेंट होता है कैश का वो मोस्टली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में होता है, इन्वेस्टिंग में कुछ खास नहीं होता है। ओवरऑल यहाँ से देखें कि कंपनी का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी ना ही ज़्यादा इन्वेस्टिंग में खर्च कर रहा है ना ही ज़्यादा फाइनेंसिंग में खर्च कर रहा है। तो ओवरऑल नेट कैश पॉजिटिव है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का। खैर ये पब्लिक रन कंपनी है, मतलब ये सरकारी कंपनी है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर इसका जीरो भी है तो कोई ख़राब नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि जीरो तो खैर नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा शेयर होल्ड करेगा जो वही होगा प्रमोटर। तो इस केस में सरकार 50% होल्ड करता है, 50% प्लस, क्योंकि अपना थोड़ा सा स्टेक को घटाया है लास्ट 9, 10, 12 क्वार्टर में हम बोल सकते हैं। तो सरकार अपना स्टेक घटाए बढ़ाए कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक आदमी नहीं है, सरकार चला रहा है, तो वो अपने हिसाब से जब उसको पैसा ज़रूरत होता है घटा बढ़ा देता है, तो इससे उतना ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। खैर ये तो था शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि 50% से ज़्यादा है, तो मैं कंसीडर करूँगा कि ठीक है, सरकारी कंपनी है तो ठीक ही है। इसको देख के खैर कुछ एज्यूम करना फ़ायदा नहीं है। अब थोड़ा सा चेक करते हैं NPA के बारे में कि कंपनी का NPA कैसा है। NPA का अगर आपको मतलब नहीं पता तो होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर मान लेते हैं कि हम किसी को लोन देते हैं, अब मान लेते हैं 100 रुपये का लोन दिए, अब उसमें से हमको पता है कि 1 रुपया नहीं आने वाला है, तो उसको हम अगर 90 दिन तक मेरे पास उसका कुछ नहीं आता, इंटरेस्ट या कभी कोई आकर चेक भी नहीं करता है कि क्या है क्या नहीं है, मतलब कुछ पैसा भी पे नहीं करता है उसका, तो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं NPA। तो NPA कहने का मतलब है कि वो पैसा को कंसीडर कर लिया जाता है कि वो पैसा वापस नहीं आने वाला है। ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन कंसीडर कर लिया जाता है कि वो अब नहीं आने वाला है। तो अगर 100 रुपये लोन दिया है, अगर 1 रुपया वापस नहीं आ रहा है और कंपनी 100 रुपये में 3 या 4 रुपये कमा रहा है और उसमें से 1 रुपया वापस नहीं आएगा, तो लगभग कंपनी को घाटा हो जाता है, क्योंकि 4 रुपये कमा रहा था, 1 रुपया उसको आया ही नहीं, मतलब 3 रुपये कमाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी में। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो NPA है अराउंड 2 के आसपास था 2007 में, 2 से कम था, 1.5 के आसपास था, जो धीरे धीरे बढ़ता आया और हाई पॉइंट पहुंच गया था अराउंड 2018 में 5.73 का। लेकिन कंपनी कंटिन्यूस इसको घटाना शुरू किया और अभी ये है लगभग 1.5 के आसपास, 2007 में जितना था उसके आसपास है।
तो आप अगर किसी भी पब्लिक बैंक का अगर बात करें तो ये सबसे लो तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक अच्छा डिसेंट नंबर में कहूँगा पब्लिक सेक्टर कंपनी के बारे में, क्योंकि कंपनी को बहुत सारा लोन, एग्रीकल्चरल लोन देना पड़ता है, एजुकेशन लोन देना पड़ता है, जो कि सरकार उसको फोर्स करता है देने के लिए, जिसकी वजह से इसका नेट एनपीए बढ़ने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू किसी प्राइवेट बैंक का। अगर प्राइवेट बैंक का बात करें तो अगर इसी को अगर कंपेयर करते हैं HDFC से, तो HDFC का नेट एनपीए रहता है 0.5 0.6 के आसपास, और उसका इसीलिए रहता है क्योंकि उसको फोर्स नहीं किया जा सकता सरकार के द्वारा कि आप ज़बरदस्ती लोन दीजिए, हम बोलें इसको देना है तो देना है। ये चीज़ इसमें नहीं होता है, जिसकी वजह से HDFC को थोड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा उसकी वजह से नुकसान होता है। ओवरऑल अगर चेक करें कि पब्लिक बैंक में सबसे कम, मतलब कंपेरेटिवली कम किसका रहेगा, तो आपको SBI का सबसे कम मिलेगा। अगर आप कंपेयर करते हैं विथ PNB या IOB या किसी और बैंक से जो बड़ा बैंक हो, तो उससे आपको देखने मिलेगा कि नेट एनपीए SBI का कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू कोई दूसरा पब्लिक बैंक। तो ये तो था ओवरऑल डेटा कंपनी के बारे में, मैंने आपको थोड़ा बहुत फंडामेंटल डेटा बता दिया है। अगर आपको ये पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, और मेरे वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।